मोशन अराउंड अस। हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, केवल नोट्स हम बना रहे हैं साथ में ना, नोट्स मिल जाया करेगा, जाओ नोट्स मिल जाया करेगा, ठीक है। उसी सीक्वेंस में तुमको कहाँ मिल जाएगा, सीट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग केवल समझेंगे, फिगर बनाएंगे, समझेंगे फिगर बनाएंगे। और जब तुम लोग अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें केवल जो हम नोट्स देंगे उसमें फिगर नहीं होगा, जाओ जो हम नोट्स बनाएंगे, जो हम नोट्स देंगे उसमें फिगर नहीं रहेगा, फिगर जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा उसको अपने नोट्स में आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। और नोट्स में सबसे पहले तो आप हम लोग ये बताइए कि हम लोग अपने आसपास कितने टाइप के मोशन को देखते हैं, कितने प्रकार की गतियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि भागते हुए कुत्ते, दौड़ती हुई बिल्लियाँ, उड़ता हुआ एरोप्लेन। आप ध्यान दिए होंगे कि जब धूप खिला होता है, एक छोटे से होल से जब सूरज की रोशनी पास करती है तो वहाँ भी धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उड़ती हुई तितलियाँ, भागता हुआ छिपकली, ये सब क्या कर रहे हैं, मोशन ही तो कर रहे हैं, गति ही तो कर रहे हैं। अंतरिक्ष में देखें तो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं वो भी तो मूव कर रही हैं। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, सन के चारों तरफ मार्स, जुपिटर, वेनस, ये सारे क्या है, प्लैनेट होते हैं ना, सब घूम रहे हैं कि नहीं, सारे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करें, या चीज हर एक वस्तु क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो मूव नहीं कर रहा है, सब चीज़ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बस पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको ध्यान देना होता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जनरली हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की, यानी सीधी रेखा में गति की बात करेंगे। जो भी गति होंगी वो कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी। अरे ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में। 80 से 90% हम लोग का जो ये चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन मोशन पे है, ठीक। जब आगे बढ़ेंगे 11-12 में तो हम लोग आगे भी चीज़ों को पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशनल मोशन कैसे होता है, 2 डायमेंशनल मोशन कैसे होता है, ठीक है। आगे जब आप लोग 11-12 में जाएंगे तो आगे फिजिक्स के चैप्टर में ये सब मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग कितने कहाँ तक, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन को समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है भाई, ध्यान दो, बाद में बुक में देखना। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सीधी रेखा में गति क्या होता है। अरे जब एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चले, सीधी लाइन में एक पाथ कवर करे, जैसे एक ट्रेन देखोगे तो एकदम स्ट्रेट, जैसे जैसे उसकी पटरी एकदम सीधी होती है, एकदम उसी पे क्या होता है, चलता है। तो ट्रेन कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। मैं ये पेन ऐसे कर, ये मार्कर ऐसे करके फेंका, ये नीचे कैसे आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नहीं, ठीक। क्या ये इसको फेंके तो ये ऐसे 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 घूम के आ रहा है, नहीं घूम के नहीं आ रहा है, कर्व लाइन में नहीं आ रहा है, ये एकदम कैसे आ रहा है, देखो एकदम पानी की बूंदें गिरती हैं, कैसे गिरती हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरती हैं ना, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन, जब मोशन कैसा हो, एक सीधे पाथ पे हो, ठीक। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ही बनाते चलेंगे। अब इसका डेफिनेशन शीट में मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन कहाँ मिल जाएगा, शीट में। हम केवल हेडिंग डालेंगे और एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, ताकि आप लोग का जो आप लोग नोट्स बनाए उसमें ये चीज़ एग्जाम्पल नोट करते हुए चलेंगे तो क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, रनिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग ऑफ अ बॉल etc।
ये सब कैसी मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? लिख लेंगे ना, रेलगाड़ी का चलना कैसा होता है? सीधी। ऐसी बात नहीं है कि रेलगाड़ी टर्न नहीं करता है, करता है, घूमता है, पटरी बदलता है ना। और कभी कभी पटरियाँ ऐसे भी तो होती हैं, हाँ होती है कि नहीं? तो हम जनरल सेंस की बात करें कि जनरल देखा जाए तो सीधी चलती है। ठीक, चलो। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों का नीचे गिरना। और बॉल खेलते हैं, बॉल ऊपर से लेके नीचे गिरता है तो कैसे आता है? ऐसे घूमता हुआ सांप के जैसा आता है कि सीधा आता है? सीधा आता है ना। तो ये गेंद का गिरना हिंदी में लिख लेंगे। ठीक, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए और फिर से पढ़ लो। तुम्हारा 9th का सिलेबस शुरू हो गया ना सेपरेटली, फिर से पढ़ लो। लेकिन जो हम लोग का नया वाला बुक आया है उसमें कुछ चीज़ें अलग तरीके से दी हैं, नए नए क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, पिछली वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नए नए भी आए हैं, तो हम लोग को सेपरेट पढ़ना ज़्यादा। तो लिख लीजिए इसको क्या लिखे हैं हिंदी में? बॉल का, एक गेंद का नीचे गिरना। वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। आगे बढ़ें, देखो ज़्यादा चीज़ हम लिखवाएंगे नहीं, इतना शॉर्ट लिखवाएंगे कि जिससे आप लोग को भी लिखने में जल्दी हो। बाकी डिटेल्ड चीज़ें तो मैं शीट में दूंगा। आगे बढ़ूँ? चलो अब आगे देखो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो गई, अभी एक बात और समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये मेरा पाथ है, ये मेरा क्या है? पाथ जब भी बोले पाथ माने होता है रास्ता। ठीक है, पाथ माने क्या होता है? रास्ता। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ठीक, हम कुछ डिस्टेंसेस मार्क करते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 10 मीटर है, और बस इसको बोल दिए ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा 10 मीटर का हो गया डिस्टेंस। ठीक, अच्छा मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन से स्टार्ट किया चलना। ठीक, ए पोजीशन से स्टार्ट किया चलना आगे की तरफ। तो अगर हमको मोशन को दिखाना होगा किसी पोजीशन से आगे की तरफ, यानी किसी ओरिजिन या किसी स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ दिखाना होगा, तो हम उस आगे वाले मोशन को दिखाएंगे प्लस के साथ। मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। ठीक, जैसे कि तुम कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी है, वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गया। ठीक, तो ये ए से सी पे आगे की तरफ गया ना। देखो मैथ में लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ 0 होता है, आगे 1 2 स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 ये 3। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने तो आगे वाली चीज़ें क्या होती हैं? पीछे वाली चीज़ें क्या होती हैं? माइनस। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर कोई इंसान सी पे जाएगा तो इसका मतलब वो प्लस में डिस्टेंस कवर किया। प्लस चला मतलब आगे की तरफ चला। लेकिन मैं बोलूँ कि ये जो आदमी है वो यहाँ पे ई डिस्टेंस इधर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। ए से कहाँ आ गया? अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट तो ये थी। अब इस पोजीशन को दिखाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से मैं साइन यूज़ करूँगा किसका? यानी पीछे की तरफ डिस्टेंसेस को कैसे दिखाएंगे? यानी मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन मोशन को प्लस और माइनस से दिखाएंगे। आगे अगर मूव करेंगे और ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आगे मूव करेंगे तो प्लस, पीछे मूव करेंगे तो माइनस। ठीक, स्ट्रेट लाइन के बारे में तो पढ़ लिए। तो मोशन को डिफाइन करने से पहले रेस्ट डिफाइन करते हैं कि रेस्ट क्या होता है। और रेस्ट डिफाइन करने से पहले हम लोग देखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि रेस्ट और मोशन डिफाइन करने से पहले रेफरेंस पॉइंट का जाना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग सीखते हैं रेफरेंस पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? ये रेफरेंस पॉइंट कोई भी चीज़ हो सकता है जो फिक्स्ड हो, जो अपनी जगह फिक्स्ड हो। ध्यान दो बाबू, बुक में बाद में देखना। ठीक है, जो अपनी जगह फिक्स्ड हो, यानी उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वो सारे फिक्स्ड पॉइंट होंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट, चाहे फिक्स्ड पॉइंट बोले चाहे रेफरेंस पॉइंट बोले, बात एक ही है। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? एक पेड़ भी, अगर एक ट्री की बात करें, ये भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। अगर मैं एक पोल की बात करूं, ये भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर वो रुका है, उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो वो भी क्या माना जा सकता है? वो भी क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। उसको भी हम लोग क्या मान सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो डिफाइन करें वन सेंटेंस में कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, यानी मूल बिंदु क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे फिक्स्ड चीज़ें जिनका
पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन बदले ना। जैसे जैसे मान लो जैसे ये बोर्ड है, तो अभी हम टाइम देखें, मान लो भी 4 बज रहा है, 1 घंटे बाद 5 बज जाएगा, 1 घंटे बाद आगे देखेंगे इस बोर्ड को, तो ये बोर्ड अभी भी वहीं पे दिखेगा जहाँ 4 बजे दिख रहा था, 5 बजे भी वहीं पे दिख रहा है, वहीं पे दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इस मोबाइल की बात करूँ, अगर मैं इसको मान लो 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो 1 मिनट के बाद भी ये मुझे कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं। इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट का मतलब हर वो चीज़ जिसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ठीक, अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट पता चल गया तो मैं आगे रेस्ट और मोशन की बात कर सकता हूँ। तो आगे मैं सीखूंगा क्या, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट को क्या बोलते हैं, विराम। हाँ, अच्छा, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट किसको बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है। सिंपल सा डेफिनेशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब होगा जब उसकी पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, रेस्ट पे कहलाएगा। यानी वो वस्तु जिसकी स्थिति एक मूल बिंदु के सापेक्ष बदले नहीं। ठीक, हर वो चीज जिसकी पोजीशन, जिसकी स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष बदले नहीं, वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि बोर्ड को देखना चाहें कि बोर्ड मोशन करता है या रेस्ट पे रहता है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसके सराउंडिंग में आसपास एक रेफरेंस पॉइंट खोजूंगा कि मैं इसकी पोजीशन कहाँ से देखना चाहूँगा, क्योंकि हम डायरेक्टली बिना रेफरेंस पॉइंट के, बिना मूल बिंदु के हम बता ही नहीं सकते कि कोई चीज मोशन कर रहा है या रुका हुआ है। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो तुमको पता नहीं होता कि ये मोबाइल स्टैंड यहाँ पे है। मान लो तुम पहली बार आए होते तो तुमसे पूछते कि बताओ ये मोबाइल स्टैंड मोशन में है कि रेस्ट पे है। किसी भी चीज़ का मोशन में होना या रेस्ट पे होना ये डिपेंड करेगा रेफरेंस पॉइंट पे। तो तुम अभी देखे कि ये मोबाइल स्टैंड है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन बोले कि रेस्ट है। क्यों इसको बोले रेस्ट है, क्योंकि इसके आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये 1 घंटे पहले भी बोर्ड से इतनी दूरी पे था, 1 घंटे बाद भी अगर ये रेस्ट पे होगा तो इतनी ही दूरी पे मिलेगा कि नहीं। अगर मैं इसको चेक करूं, इस दीवार को मैं क्या मान लूं, रेफरेंस पॉइंट, तो मैं देखूंगा कि दीवार से अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और कल भी आया तो कल भी मैं इसको यहीं पे देखा तो बोलूंगा कि ये रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि आज भी वो दीवार से कितने मीटर की दूरी पे है, उतनी ही दूरी पे है। ठीक है, ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया ये बात। तो रेस्ट का मतलब समझ में आया, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बदले नहीं, चेंज ना करे। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट पे कहलाएगा, यानी विरामावस्था पे कहलाएगा। ठीक, रेस्ट समझ में आया। चलो अब इसके बाद में क्या समझेंगे, रेस्ट अगर समझ लिए तो हाँ, गति, बस इसका अपोजिट, रेस्ट का अपोजिट। जैसे रेस्ट डिफाइन किए वैसे मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का, जब किसी वस्तु की स्थिति उसके मूल बिंदु के सापेक्ष बदल जाए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना होगा कि टाइम भी वहाँ होता है ना, मैटर करता है। यानी कि अगर मैं एक कार को देख रहा हूँ, एक डिस्टेंस ले लिया A और B, और यहाँ पे एक कार है, एक क्या है, कार। मैं देखा कि कार यहाँ से लेके यहाँ चली आई और इसको आने में लगा 5 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा, तो मान लो एक मैं रेफरेंस पॉइंट लेता, मैं पॉइंट A को लेता रेफरेंस, मान लेता कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि ये जो कार है वो मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, देख रहा हूँ, 5 सेकंड जैसे ही बीता ये कार मुझे यहाँ दिखा, तो मैं बोलूँगा कि मेरा रेफरेंस पॉइंट तो ये था, लेकिन मुझे कार 5 सेकंड के बाद यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब कि इस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गई। इस कार की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गई, बदल गई। ठीक, इसके या तो बोले कि इस कार का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बदल गया। अभी ये रेफरेंस पॉइंट के पास था, लेकिन 5 सेकंड बाद ये कहाँ चला गया, दूर चला गया कि नहीं इसके। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कार है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी गति कर रहा है। ठीक है, जब एक वस्तु की स्थिति उसके मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाए, बदल जाए।
ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, वो गति कर रहा है यानी मोशन कर रहा है। ठीक, अब दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे क्योंकि शीट में डाल देंगे। ओके, ठीक, तो रेस्ट और मोशन आप लोग लिखेंगे तो लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, जैसे बनाना है आप लोग को समझना है। रेस्ट को बनाना है तो बना लेंगे एग्जाम्पल, रेस्ट का एग्जाम्पल। आओ चलो एक चीज़ हम लोग समझते हैं, एक बात कि अगर मुझे, अब ध्यान दो बाद में लिखना, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का एकदम एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन जानना होता है कि मुझे डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम बोले कि मेरे फ्रेंड का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरे फ्रेंड का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ पे तुमको जाना है, और तुमसे तो मैं बोल दिया कि मेरे फ्रेंड का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो तुम 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, साउथ डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे कि वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे? किधर जाओगे 2 किलोमीटर? बताओ किधर मेरा दोस्त मिलेगा? ये तो मैंने तो बस डिस्टेंस बताया, केवल दूरी बताई कि मेरे घर से मेरे दोस्त के घर की दूरी 2 किलोमीटर की है। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं कि किस डायरेक्शन में है तो तुम सीधे नहीं पहुंच जाओगे एक बार में। अगर मैं बोल दूं कि मेरे फ्रेंड के घर, मेरा फ्रेंड का घर 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो तुम ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाओगे और दोस्त का घर मिल जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का बताने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें बतानी होती है? 2 चीज़ें, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ठीक, डिस्टेंस माने दूरी और डायरेक्शन माने दिशा। ठीक, दोनों बातें पता होनी चाहिए। हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, अगर भूल जाते हैं गली में तो पूछते हैं ना कि भैया ये वाला चौराहा, ये वाला दुकान या ये इनका घर कहाँ मिलेगा? तो बताते हैं ना कि आप ऐसे जाइए, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे ऐसे एक लेफ़्ट ले लीजिएगा, फिर 10 मीटर राइट चलिएगा, फिर ऐसे मुड़ जाइएगा, ऐसे मुड़ जाइएगा तो आ जाएगा। तो वो ऐसे वैसे मुड़ना क्या होता है? वो डायरेक्शन ही तो होता है, वो डायरेक्शन तो बताते हैं। अगर वो केवल ऐसे बता देता कि चल जा 1 किलोमीटर, तो कहाँ जाओगे? इतने सारे रास्ते होते हैं, कहाँ जाओगे? इसलिए वो लोग बताते हैं, एकदम डायरेक्शन के साथ बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, और वैसे जाने पर हम लोग पहुँच भी जाते हैं। गूगल मैप क्या दिखाता है? क्या वो डिस्टेंस दिखाता है कि डायरेक्शन भी बताता है? कैसे 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 चलना है? हाँ सरन, बताता है कि नहीं? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी रेस्ट और मोशन एक दूसरे से क्या होते हैं? को रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। कैसे? अब इसको समझते हैं कि देखो, एक ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस पॉइंट से रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से, यानी मूल बिंदु, जब भी रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट, एक मूल बिंदु ना, उससे मोशन में भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि मान लो कि एक इंसान बाहर चौराहे पे खड़ा है, बस स्टैंड पे खड़ा है और बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो वो बस के अंदर बैठे 2 लोगों को देख रहा है कि एक लोग इधर बैठा है, एक लोग उसके सामने बैठा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो दोनों जो बस के अंदर आपस में बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अगर रेफरेंस पॉइंट माने तो उन दोनों की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, उन दोनों की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। मान लो ऐसे बस अगर चल रहा है, दो व्यक्ति हैं, बस ऐसे से चल रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है? मान लो ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को रेफरेंस पॉइंट माने और ये वाला व्यक्ति इसको रेफरेंस पॉइंट माने, तो क्या दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है? देखो, मान लो बस चल रही है लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रेस्ट पोजीशन पे हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर इन दोनों व्यक्ति को बैठा बाहर से कोई देखे, तो बाहर अगर खुद को रेफरेंस पॉइंट मानेगा तो वो देखेगा कि अच्छा दोनों व्यक्ति ऐसे थे, आगे चले गए, बस के साथ कहाँ चले गए? आगे। अगर वो खुद को रेफरेंस पॉइंट मानेगा और ऐसे देख रहा है आगे बस में 2 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए जा रहे हैं, तो खुद को रेफरेंस पॉइंट मानेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं, या अगर आ रहे होंगे तो कम हो रही है कि नहीं? तो अभी वो दोनों क्या थे? अभी खुद के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो दोनों रेस्ट पे थे, लेकिन दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या थे? मोशन में थे। तो बोला जाता है कि इसीलिए रेस्ट
और मोशन एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। अभी देख लो, अभी देखो, अभी हम लोग एक दूसरे के, मान लो मैं अगर हिलूँ ना, तो अभी एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या है, रेस्ट पे हैं कि मोशन पे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानिए, रेस्ट पे है ना। आप इस स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट मानिए, रेस्ट पे है ना। मुझे रेफरेंस पॉइंट मानिए, रेस्ट पे हो कि नहीं हो, हिल डुल नहीं रहे हो, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर मैं इस पृथ्वी से सूरज पे चला जाऊँ, सूरज पे तो जाना पॉसिबल नहीं है, मान लो चांद पे चला जाऊँ, ठीक। अब मैं चांद पे जाके ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे पृथ्वी हिलती हुई घूमती हुई दिखेगी। अगर पृथ्वी हिलती हुई दिखेगी तो पूरा इंडिया हिलता हुआ घूमता हुआ दिखेगा, पूरा इंडिया हिलता घूमता हुआ दिखेगा तो इंडिया में हमारा यूपी उत्तर प्रदेश भी हिलता हुआ दिखेगा। यूपी हिलता हुआ दिखेगा तो हमारा खुद का शहर मुगल सराय हिलता हुआ या मोशन करता हुआ दिखेगा। मुगल सराय मोशन करता हुआ दिखेगा तो हमारा मुगल सराय में नई बस्ती में घर भी आता है, घर भी क्या कैसा दिखेगा, हिलता हुआ। और इसी मुगल सराय में कोचिंग भी है तो कोचिंग भी कैसा दिखेगा, मोशन करता हुआ दिखेगा कि नहीं। लेकिन अभी एक दूसरे के बिहाफ में हम लोग क्या थे, रेस्ट पे थे। लेकिन अगर यहाँ से निकल के देखें तो ये क्या हम लोग रेस्ट पे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता क्यों नहीं चल रहा है। अगर हम लोग मोशन करें तो हम लोग को पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग साथ साथ में मूव कर रहे हैं ना। जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही होगी तो ऐसे मान लो कि ये आप लोग हैं, ये मैं हूँ, हम दोनों लोग पृथ्वी पे हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है, आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, आप भी, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग हिल रहे हैं कि नहीं। देखो डिस्टेंस कम हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही कम ना, सेम है कि नहीं। देखो देखो, अगर पूरा घूम भी जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग मोशन कर, ठीक। तो इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर कोरिलेटेड, लिख दीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। और इसका डेफिनेशन जब मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो मैं वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, और जब शीट दूंगा तो शीट में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। रिवीजन कैसे करिएगा, 2x पे कर लीजिएगा, टाइम कम लगेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, हाँ खोल दो, हवा लगेगा। अदिश राशि और आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं, पढ़ा चुके हैं ना। बताओ भाई, आप लोग पढ़े हैं, बताइए। देखो फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, कुछ भौतिक राशियां होती हैं जो हम कुछ स्केलर क्वांटिटी होते हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी। किसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, किसको वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां। ये ऐसी राशियां होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटी होते हैं जिनका केवल क्या होता है, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब, बोलो न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल उसमें उनका एक संख्या होता है, एक मान होता है। बताए तो थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अच्छा क्या होता है मैग्नीट्यूड, आओ समझते हैं। जैसे हम बोले 10 मीटर, क्या बोले, तो 10 मीटर में जो ये 10 लिखा है यही है मैग्नीट्यूड, यही है परिमाण। क्या है यही, ठीक। जैसे हम बोले 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो 50 डिग्री है ये क्या है, मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, संख्यात्मक मान। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी के केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक।
जैसे मास के बारे में बोले, जैसे बोले 10 किलो, तो 10 किलो में जो 10 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, नंबर संख्या, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे हम बोल दें मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है, मास हो गया। जैसे बोल दिए तुम्हारा डिस्टेंस बोल दिए, etc, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब कैसी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को दिखाने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए हमको केवल बताना होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी होती है कि अच्छा यहाँ से उसका घर 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं। स्पीड भी, वेरी स्पीड भी बहुत सारे सीट में देंगे, सीट में 8-10 एग्जाम्पल दिखेंगे, ठीक। स्पीड को भी दिखाने के लिए हमको क्या नहीं दिखाना पड़ेगा? डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा। बोलते हैं कि मेरी गाड़ी 100 की स्पीड में मैं चलाया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या यहाँ डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। तो स्पीड भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी, केवल नंबर बताना पड़ रहा है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिशा भी बताना पड़ रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की दिशा में चलाते हैं? नहीं ना, इतना से काम हो जाता है ना। बोलो बाबू पीछे, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी माने ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए केवल नंबर की जरूरत पड़ती है ना, डायरेक्शन की नहीं। तो यही बातें करेंगे स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड प्लस दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल दिए, हम बोलिए वेट माने, वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है जो धरती लगाती है अपनी तरफ, किसी भी चीज को खींचती है। तो वेट जब भी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ डायरेक्शन बताना होगा। वेट से ही क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट वो जो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। वेट हो गया तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, अभी आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी माने वेग, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इन सबको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, विस्थापन बता रहा हूँ, तो मुझे बताना होगा कि कोई भी चीज विस्थापित हो रहा है तो कितनी दूरी से हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे बोलूँ कि यहाँ से मेरे फ्रेंड का जो घर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर बता के मैं इसको पूरा नहीं डिफाइन कर पाया, मुझे डायरेक्शन भी ऐड करना था। यानी मेरे दोस्त का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर पूरब की दिशा में है, दिशा बताना होगा। सर समझे? यानी मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन, दिशा भी बताना होगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पूरा बात। और वेलोसिटी माने स्पीड को ही वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड वेलोसिटी सेम होते हैं, लेकिन स्पीड लिखोगे तो यहाँ आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी बोलेंगे ना तो डायरेक्शन ही बताना होगा कि मेरी गाड़ी का वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में है, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन ऐड करके बताना होगा, तब जाके कंप्लीट होगा पूरा, ठीक। तो समझ में आया? जब शीट मिलेगा तो उसमें डिटेल में लिखा होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना समझो मोटी मोटा कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और कुछ एग्जाम्पल ये हैं, लिख लीजिए आप लोग। मास, डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टेम्परेचर, लेंथ हो गया, etc, ये सब। और दोनों की SI यूनिट मीटर, SI यूनिट मीटर, इसकी भी SI यूनिट मीटर। SI मात्रक हिंदी में लिखते हैं SI मात्रक। जिसको हिंदी में नहीं आएगा तुरंत से पूछ लेगा, बता देंगे। मात्रक। वेट आप लोग लिख लीजिएगा इसको वजन, ठीक है। वेलोसिटी को वेग,
डिस्प्लेसमेंट को जानते हो, विस्थापन, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, डिस्टेंस को दूरी, ठीक है, स्पीड को चाल, टेम्परेचर को तापमान, लेंथ को लंबाई, ठीक। फटाक से लिखिए, मैं इसको मिटा के आगे वाली बातें करता हूं। डिस्टेंस, चलिए बताइए डिस्टेंस क्या होता है। दूरी क्या होता है भाई, दूरी किसको कैसे डिफाइन करेंगे दूरी को, तो समझ लो दूरी का मतलब रास्ते की लंबाई। यहाँ बोलेंगे 10 किलोमीटर दूर, यानी 10 किलोमीटर की दूरी, वो क्या है, रास्ते की लंबाई ही तो है। अगर मैं बोलूंगा मेरे फ्रेंड का घर 2 किलोमीटर दूर है, तो यानी यहाँ से मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा तो रास्ते की जो लंबाई कितनी दूरी मिलेगी, कितनी, 2 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। तो डिस्टेंस का मतलब रास्ते की लंबाई, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु के द्वारा जो रास्ते की लंबाई तय की जाती है वही दूरी कहलाती है। ओके, ठीक। सूख नहीं रहा यार जल्दी कि मैं लिखूं कुछ, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक, ये हिंदी में लिखा लिखा आप लोग को शीट में मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मेरा घर है, ये मेरे फ्रेंड का घर है। मैं बोला कि मेरे फ्रेंड का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर दूरी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना होगा कि नहीं, इस रास्ते पे 2 किलोमीटर ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे भाई यही रास्ता, इसी रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा दूरी, अच्छा दूरी को, ये दूरी जो डिस्टेंस है इसको नापने के लिए हम लोग कौन से यूनिट का यूज करते हैं, कौन सा ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, मीटर। कभी भी नापेंगे, कभी भी डिस्टेंस को दिखाएंगे तो हम लोग डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक, मीटर में नापेंगे। अच्छा ऐसा यूनिट क्यों बनाया गया, ऐसा यूनिट इसलिए बनाया गया ताकि ये जो क्वांटिटी है, ये सब जो राशियां हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग वेरी ना करें, या मतलब कि एक फिक्स कर दिया गया ना कि अगर मैं मीटर लूंगा तो मीटर, 1 मीटर में इतना ही लंबाई होगा। यानी आप इंडिया में 1 मीटर देखे तो इतना ही बड़ा, आप जापान चल जाए या इंडोनेशिया चाहे लंदन कहीं चल जाए, वहां 1 मीटर कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा। तो ये पूरे लोग, हम ही जैसे लोग, बड़े बड़े लोग मिलके क्या बनाए, एक सहयोग से, एक दूसरे आपसी मेल से बनाए कि भाई कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ताकि चीजें अलग अलग ना हो पाए। यहाँ पे मीटर अगर सब अपना अपना मेजरमेंट यूज करता तो यहाँ का 1 मीटर पता नहीं वहां का कितने मीटर के बराबर होता। इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए, एक नियम बना लिए कि पूरे वर्ल्ड में वही नियम याद लागू होगा, इसलिए हम लोग हमेशा होगा मीटर। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, डिस्टेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। ठीक है, दूरी को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एस से। और कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस, स्केलर की वेक्टर, अदिश की सदिश, अदिश राशि ना, इसको स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को दिखाने के लिए केवल नंबर की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा आइए आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, अरे नहीं, विस्थापन। बताओ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे दूरी और विस्थापन में हम लोग को अंतर ध्यान समझना होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन में बहुत अंतर है। ठीक,
हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, अभी बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। तो ये यानी अगर इसको लिखना होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। आओ देखो समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में हम कुछ डिस्टेंसेस बनाते हैं, ये और ये, यहाँ लिखते हैं सी डी ई एफ। ये है 0 मीटर, ये है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 और 50 मीटर, ठीक है, ये दूरी है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, कोई क्या है, कार, ए से गया सी पे, ए से गया सी पे, तो हम पूछे बताओ, चलो ए से सी की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ए सी कितनी होगी, ए से सी की डिस्टेंस क्या होगी, कितनी मीटर गई कार, 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। अगर मैं यही पूछ दूं कि चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटी दूरी किसके किसके बीच की, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की। तो ए और सी को देखिए, शुरू कार स्टार्ट कहाँ से की, ए से, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और रुकी कहाँ पे, सी पे, इसकी फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच की अभी भी दूरी कितनी है, 10 ही तो है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर, ठीक। अब आगे देखो, अब कार ए से लेके चली गई एफ पे, ए से लेके चली गई एफ पे। चलो अब मुझे बताओ डिस्टेंस ए एफ बताइए, पहले यहाँ डिस्टेंस लिख दें, डिस्टेंस ए एफ, चलिए बताइए डिस्टेंस ए से लेके एफ तक की दूरी बताइए, कितना दूरी चली, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर चली ना, तो क्या लिखेंगे, 40 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, वही है डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 40 मीटर, ठीक। एक केस और लेते हैं, कार है, कार गई बी पे और बी से आ गई एफ मत लाओ, कहीं और ले आओ, ई पे ले आओ, ए से गई बी पे, फिर बी से आई ई पे, यानी ए कार गई ए से पहले गई कहाँ, बी पे, एंड देन रिटर्न होके बी से कहाँ पे आई, ई पे, कहाँ आई, ई पे। चलो पहले सबसे पहले आप बताइए डिस्टेंस ए से लेके ई तक, चलिए डिस्टेंस बताइए कितनी दूरी तय की। सबसे पहले कार कहाँ गई, बी पे, बी से कहाँ आई, ई पे, तो कितना दूरी तय की, बात कम करिए, पहले तो यहां से लेके बी पे गई 50, है ना, 50 प्लस, फिर यहां से कहाँ आई, ई पे, तो कितना चली, 10 का गैप है ना, तो 20 चली ई पे आने के लिए इधर से, तो 20 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया भाई, 70 मीटर चली कार। अब हमको डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बताइए, ए ई, चलो डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटी दूरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, शुरू कहाँ से हुआ था, ए से, खत्म कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर, यानी विस्थापित कार कितनी मीटर हुई केवल, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, यानी डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कार क्या केवल ए से ई तक गई थी, नहीं, वो एक्चुअल अपना पूरा पाथ तो कवर की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम बस वही लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को ही हम क्या दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट में दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लो अभी जो कार है, कार के पास 1 लीटर पेट्रोल होता, ठीक, तो बताओ क्या दोनों केस में बराबर पेट्रोल खर्चा होता कि किसी में ज्यादा किसी में कम खर्चा होता। दूरी चला है 70 मीटर, तो मान लो कि उसका आधा लीटर तेल खत्म हुआ होगा 1 लीटर में से, विस्थापन किया 30 मीटर, तो क्या कम तेल खर्चा हुआ होगा कि उतना ही खर्चा हुआ होगा, आधा लीटर ही, बताइए, सोचो बताओ, कम चला है तो कम खर्चा हुआ होगा, कम चला है वो, क्या कम चला है, ये दिखाई दे रहा है 30, क्या वो 30 ही चला है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 10 बार दौड़ के यहीं पे खड़ा हो जाऊं, तो क्या बोलोगे भैया आप चलबे नहीं किए, नहीं चले, थकान हुआ, चलेंगे नहीं,
मेरी इनिशियल पोजीशन पे यही है, फाइनल पोजीशन पे यही है, इसका मतलब मेरा विस्थापन तो 0 है। क्या चलने में मेरा एनर्जी लॉस नहीं हुआ? उतना ही हुआ होगा ना। तो 70 मीटर चलने में भी आधा लीटर तेल लगा, 30 मीटर चलने में भी आधा लीटर पूरा तेल लगेगा। अरे विस्थापन में भी तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे यहाँ आया ना। लेकिन हम लोग वैल्यू के हम लोग मेजर कैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को लेते हैं। लेकिन क्या वो ए से लेके बी और बी से लेके ई पे चला नहीं? क्या चला? उतना ही ना, जितना दूरी चला उतना ही विस्थापित भी हुआ। तेल तो उतना ही खर्चा होगा, भले विस्थापन आपको क्या दिखे, कम दिखे। ठीक, तो इसके आगे वाली बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए।